see if she's ready to go. However, they don't get that coloring. हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अफ्रीकन लायन सफारी जो टोरंटो से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप यहाँ इजीली ड्राइव करके भी जा सकते हैं और ऑनेस्टली अगर आप कार से आ रहे हैं तो ड्राइव का एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग है। रास्ते में बहुत सीनिक व्यूज देखने को मिलते हैं। आप सफारी की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। टिकट की प्राइस लगभग $40-50 है। अगर ऑनलाइन लिया तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं सफारी के गेट पर। यहाँ एंट्री पर टिकट चेक होता है और हमें एक मैप दिया जाता है जिसमें पूरे सफारी रूट दिया हुआ है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और कौन कौन से एनिमल देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीन पर भी इसका मैप देख सकते हैं। इस सफारी का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिमल्स बाहर फ्रीली घूम रहे होते हैं और हम अपनी गाड़ी के अंदर होते हैं। मतलब आप अपनी कार में बैठकर एनिमल्स को बहुत क्लोज से देख सकते हैं। ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए कार से बाहर नहीं निकलना होता। सफारी की शुरुआत में हमें कुछ काऊ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें चीता देखने को मिलता है। में जाली रहेगा, सच बताना। हाँ? बीच में जाली रहेगा, सच बताना। वो तो जाली थी ना, वो पूरा ये था। फिर मैं और उसके बाद फाइनली हम पहुंचते हैं लायंस के एरिया में। यहाँ आप देख सकते हैं शेर और शेरनी आराम से सो रहे हैं। शायद गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए दोनों छाये में रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक शेरनी पेड़ के नीचे बैठकर मांस का एक बड़ा टुकड़ा खा रही है। वैसे गाइस, अफ्रीकन लायन सफारी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये सफारी पार्क 1969 में स्टार्ट हुआ था और ये जब ओपन हुआ था तब यहाँ सिर्फ 40 लायंस थे। आज यहाँ 1000 से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं और 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलते हैं। और पूरा पार्क 700 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है। मतलब जो हम अभी कार में बैठकर एनिमल्स देख रहे हैं ये नॉर्मल जू जैसा नहीं है। थोड़े आगे बढ़ने पर काफ़ी सारी शेरनी दिख रही है और लगता है सभी गर्मी की वजह से आराम कर रहे हैं। और गाइस, अब देखिए क्या हुआ। ऊपर से एक लंगूर सीधा नीचे आया और एक गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक चल रही है। अगर आपने बचपन में टिमोन एंड पुम्बा वाला कार्टून देखा है तो आपको यह बंदर ज़रूर याद आएंगे। लंगूर यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं और सच बताओ तो इनका एक्सप्रेशन थोड़ा इंसानों जैसा लग रहा है। यहाँ कुछ गेम रिजर्व में एनिमल्स को बड़े ओपन एरियाज में मूव करने के स्पेस मिलते हैं और हम अपनी कार के अंदर से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। इसी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस नॉर्मल जू से काफ़ी डिफरेंट लगा। अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे डिफरेंट एनिमल्स एक ही जगह कैसे देखने को मिल रहे हैं तो इसका रीज़न है सफारी के अंदर बने हुए 7 डिफरेंट गेम रिजर्व्स। इनमें नायरोबी सेंचुरी, सिम्बा लायन सेंचुरी, तिम्वाती लायन सेंचुरी, वेंकी बुशलैंड ट्रेल, रॉकी रिज वेल्ट, ऑस्ट्रेलेशिया और द अमेरिकन्स जैसे सेक्शन है। इसलिए जैसे जैसे हम ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट और एनिमल्स भी चेंज होते जाते हैं। एक मूवमेंट में आप लायन देख रहे हो और कुछ ही देर बाद जिराफ, ज़ेब्रा, कंगारू या बिसन देख रहे हो। और यहाँ है कनाडा गूस, जिन्हें कनाडा में काफ़ी जगह देखा जाता है। आगे हमें कुछ बफेलोज भी दिख रहे हैं और उनके पास ही एक राइनो भी है जो आराम कर रहा है। और गाइस, अब ये ज़ेब्रा वाली गाड़ी आ रही है। शायद ये एनिमल्स के लिए कुछ खाना लेकर आई है क्योंकि जैसे ही गाड़ी आई काफ़ी सारे एनिमल्स उठने लगे। और अब देखिए सारे एनिमल्स एक के पीछे एक जाते हुए खाने की तरफ जा रहे हैं। सफारी में एनिमल्स को इतना नेचुरली मूव करते हुए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। चल चल और सामने ही एक कार पार्क कर रखे थे। अब आगे हमें एक अकेला ऑस्ट्रिच हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा है और उसके पीछे एक ज़ेब्रा वाली सफारी भी है।
शायद ये एनिमल्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और गाइस, ऑनेस्टली मैं आज तक ऑस्ट्रिच को इतना क्लोज से नहीं देखा था। अब इसके साइज को देखिए और इसके पंख को देखिए। जब ये वॉक करता है तो इसके फेदर्स कैसे हिल रहे हैं। अब हम देख सकते हैं एडेक्स, जो कि हिरन का ही एक टाइप है, जो सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। और अगर आपके पास अपनी कार नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अफ्रीकन लायन सफारी के अंदर बस टूर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए आपको अलग से सर्टेन चार्जेस देने पड़ते हैं। और सफारी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देख सकते हैं बारबरी शिप, जिसे बारबरी भेड़ भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में पाई जाती है। और आप सामने देखिए जिराफ। इनकी हाइट तो वैसे अमेजिंग होती है, लेकिन जब आप इतने क्लोज से देखते हो तो साइज का एक्चुअल आइडिया होता है। और यहाँ काफी सारे ज़ेब्रास भी देख रहे हैं। यहाँ आप जिराफ को खाना खाते हुए देख सकते हो। इतनी लंबी नेक होने का एक एडवांटेज तो है, यह है कि जहाँ बाकी एनिमल्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक ये इजिली पहुँच जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक ब्यूटीफुल लेक के पास आ गए। यहाँ पर कैनेडियन गूस को एंजॉय करते हुए देख सकते हो। कुछ बर्ड्स पानी में है, कुछ किनारे पर, और ओवरऑल यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल लग रहा है। और अब हम आ गए ऑस्ट्रेल एशिया सेक्शन में, जहाँ हम कुछ बफेलोस दिख रहे हैं। और आगे बढ़ने पर अलग अलग स्पीशीज के डियर भी दिखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ने पर कंगारूस का एक पूरा ग्रुप बैठा है। कंगारूस को नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, तो सफारी के ऑस्ट्रेल एशिया सेक्शन में इन्हें देखना एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन इतने सारे कंगारूस एक साथ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे हमें फिर से डियर का एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है। और उसके बाद देखिए एल्क का ग्रुप। আরে বসলে সবাই একই রকমই নিঃশ্বাস আসবে, পুরো বডি হিলে। और अब सामने बिसन का एक पूरा झुंड जा रहा है। यहाँ एक छोटी चीज नोटिस करना, ये एनिमल्स कितने पीसफुली अपने एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं। और अब जो ग्रुप सामने दिख रहा है वह भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एक साथ इतने सारे एनिमल्स को फ्रीली मूव करते हुए देखना जू से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। और गाइस, अब तो बिसन हमारी कार से बिल्कुल पास से क्रॉस कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने क्लोज से ये हमारी कार के पास से जा रहे हैं। इसलिए सफारी में अपनी कार के अंदर ही रहना और एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नोटिस करोगे कि जेब्रा वाली सफारी व्हीकल्स भी ऑलमोस्ट हर जगह दिख रही है। ये व्हीकल्स एनिमल्स के प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है, ताकि एनिमल्स और विजिटर्स दोनों सेफ रहें। और फिर से हम एक लेक के पास आ गए हैं। लेक में बर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं और उनके बीच आपको एक डियर भी दिख रहा है। और ये देखिए, एक और डियर पानी की तरफ जा रहा है। नेचर के इतने सारे एनिमल्स को एक ही जगह पर इस तरह देखने का जेन्युइनली काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और अब हम पहुंच गए हैं केनिया गेट पर। यहाँ से हम जाने वाले हैं बोट राइड के लिए। अगर आप यहाँ पे आए हो तो सिर्फ सफारी ही नहीं, यहाँ आप शॉपिंग और लंच भी कर सकते हैं। आज संडे है, इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हो कि बोट राइड के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो वीकडे पर विजिट करने की कोशिश करें। जनरली वीकेंड की कंपैरिजन में क्राउड कम हो सकता है और प्राइसिंग भी डेट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना। और बोट के अंदर भी
एक गाइड एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यह पार्ट उनके लिए स्पेशली इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्हें एनिमल्स के बारे में नॉलेज भी मिलती रहती है। और फाइनली हम बोट पर आ गए हैं। लेक का व्यू यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। वो देखो वो चिंपैंजी डा वो देखो चिंपैंजी ये देखो चिंपैंजीज कैसे एक जंप में पेड़ की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चला गया। कैमरा में शायद ये मुंह में थोड़ी फास्ट लगे, लेकिन सामने से देखना काफ़ी अमेजिंग था। और अब पेड़ों पर आप लेमर्स भी देख सकते हो। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो इनकी लॉन्ग टेल होती है। आप सोच सकते हो कि इनके लिए ये ट्रीज बेसिकली एक नेचुरल हाईवे की तरह है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, और बिना ज़मीन पर आए ये पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। और यहाँ हमें स्पाइडर मंकी भी दिख रहा है। ये एनिमल ट्रीज के बीच जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको देखना जेन्युइनली फैसिनेटिंग है। और देखिए एक और चिंपैंजीज, ये भी ब्रांच के बीच जंप करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और अब हमारी बोट राइड कंप्लीट हो गई और हम वापस लैंड पर आ गए। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो और लंच के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने यहाँ फनल केक ऑर्डर किया। अगर आपने फनल केक नहीं खाया तो यह ट्राई करने वाली चीज़ है, स्पेशली अगर आपको स्वीट फूड पसंद हो। और अगर आप बच्चों के साथ आए हो तो यहाँ उनके लिए स्विमिंग पूल भी है जहाँ बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो सफारी के अंदर सिर्फ एनिमल्स देखने का ही एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ बोट राइड, फूड, शॉपिंग और किड्स के लिए एक्टिविटीज़ भी है। और अब देखिए ये एलिफेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। यह घास खाने की बजाय अपने ही बॉडी के ऊपर घास फेंक रहा है। मुझे नहीं पता कि एलिफेंट नॉर्मली ऐसे करते हैं या खुद को कूल रखने या इंसेक्ट से बचने के लिए कर रहा है। आप देखो पास वाला दूसरा एलिफेंट प्रॉपरली घास खा रहा है, जबकि ये वाला घास अपने ऊपर ही डाल रहा है। अगर किसी को इसका एग्जैक्ट रीज़न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब हम आ गए हैं बर्ड सेक्शन में। यहाँ सबसे पहले हमें ये बर्ड्स दिख रही है। आई थिंक इनका नाम है हेलमेटेड गिनी फॉल। ये बर्ड्स काफ़ी फास्ट भागते हैं। उड़ने की बजाय ज़मीन पर इनकी रनिंग देखनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ हमें टर्की भी देखने को मिल रहा है। Anyone know what she is? That's the turkey. That's right. Poor little stuff. 100,000 turkeys living in Ontario. So very impressive. These birds might be simple. All right. Well, we'd like to talk a little bit about a conservation success, or in the midst of one. We are. और अब देखिए ये कलरफुल बर्ड्स। More chicks to our flock. Bird, as we're pointing out. Well, they are critically endangered, found only in Bolivia, and their numbers there are ranging under for them. Most birds actually have 3 in the front and 1 in the back. So for them, it means they can actually hold on quite well. Nuts that have hard shells, but you'll also see that have beak on the smaller species as well, like the budgies and cockatiels. Now, it is so strong in allowing them to conserve some energy as they maneuver their way through the conserving energy, but they can also use those great big wings. Certainly a beautiful sight, seeing them in flight. They're topping speeds at about 50 kilometers per hour. As fast as we're driving through, the macaw is going to help steer it by shifting from side to side. And they also use that tail in order to put on the brakes for a nice, safe landing. Fanning it out right before they land means it slows them down and allows them to do that landing safely. Now, Fever and Benny have done an excellent job out here for us today. So let's hear it for the parrot world as being some of the best talkers. Extremely intelligent, have had their intelligence compared to. It is very quiet. I don't know, Reggie. I don't even think I heard that one. Let's try that one again. Hello. Very quiet again. All right. He's very quiet today. I assure you he'll get louder. Now, Reggie being an African grey means he's subject to, unfortunately, his relatives being trapped for the illegal pet trade. Now, the methods that they're using to trap the birds and transport them are certainly there. There is Petey. Petey is an umbrella cockatoo. Cockatoos are found all the way on the other side of the world in Australia, Indonesia, and the surrounding islands. There's 21 species. As I mentioned, this is an umbrella, but what makes them so, being a parrot as well, she has the ability to speak, and her hello is absolutely adorable.
There it is. She's selling herself pretty strong, but unfortunately in Australia, these guys don't have the best reputation. Certainly well. There it is. Well done today, Beanie. Thank you very much. Well, another major factor limiting parrot survival in the wild is the loss of their nest. But in fact, so did her mother way back in the 1990s. Now, certainly one of the most fascinating aspects of being a bird is that a lot of them have the ability to fly. Of course, not all species do, but out of the ones that can, we here at Parrot Paradise like to say that none are more beautiful to see in action than a macaw. Now, Chiu and I fly this way to include her in our presentation would be to have her fly over the lovely heads of our audience members. So her trainer's bringing her all the way up into the top of a big countdown from 3, and then shout take off as loud as we can. Is everybody ready? All right, on my count. 3, 2, 1, go! I agree. I don't think they were loud enough that time. So we're gonna 3, 2, 1, fly! Now usually it's not too windy out here today, which sometimes doesn't help with the bird's flight. The gust of winds that usually come by usually help them take off and get that momentum just a little bit. So we'll see if she's ready to go. Whoa! Watch as she uses that tail and fans it out for the brakes. And it's another safe landing today. Let's hear it from the stars of our presentation, our yellow-naped Amazon, Fernando, and our yellow-crowned Amazon, Eddie. All right, these two would like to start off by greeting everyone. All right, we're having a good day, Eddie, and Fernando polite as all can be, so he has a question to ask. Very mumbled, how are you? But I'm seeing some lovely smiles out there. Now, he did mention his name is Fernando, but he prefers everyone to know his nickname, which is Nando, so do tell everybody your nickname. He insists on singing it out nice and loud. Now, being parrots, they're very playful by nature, so what is their favorite game to play with us? I think you guys might know this one. Love to be tickled. Now, just like you and I, when our birds are tickled, sometimes we hear a little bit of laughter back. Get some chuckling. Fernando here is our master of sound effects. He has a few for you. First off, us drinking that nice cold glass of water on these hot safari days. Some good chuckles. Now he has a couple of animal sound effects. This first one is that of a pig. Pretty rude, but we're not done yet. Why not? The bark of a dog. Just not a very scary dog bark there. Well, they're obviously talented musically as well, love to sing. Just because they love it doesn't mean they're necessarily very good at it. So use your imagination. Let's warm up your voice, Eddie. Anyone recognize that song? It's "O Canada," that's right. Fernando's favorite song is Canada, simply because he acts here in Canada. Very proud of that fact. Let's hear. There we go! So you guys recognize Captain Trixie. And if they are orange, it means they are crepuscular, meaning they hunt mostly at dawn and dusk. Now, owls here have 14 vertebrae in their neck, which is a gold eagle. So that is we have in Canada, the other being the golden eagle. Now, gold eagles spend a lot of time around water because they are incredible fishermen. As you can see here. So they can actually hold their entire body. They have learned that they can swim. So they will take those big wings of theirs and actually swim. They do get their name because of that gorgeous white head. However, they don't get that coloring until they're about 8 years old. Up until then, they are actually entirely brown and look very, very similar to our golden eagles. Now, unfortunately, these birds don't have a great history. In 1978, they were put on the endangered species list due to a pesticide called DDT. DDT did not affect them specifically, but it affected their food. So it went up in the food chain, and when they went to go eat that tasty prey of theirs,
they actually weren't able to digest any of the calcium from it. Now, we need calcium because we need to make sure our bones are nice and strong. However, birds need calcium to be able to make the shell of their egg. Where do babies come from? And this is Storky, our European white stork. Now, as their name suggests, they do make their nest in Europe. However, they make a 9-month migration every single year down to Africa and back again. This could possibly coincide with a human pregnancy, thus giving the illusion that they are the bringer of human babies. Now, if you take a close look at him, you'll see he has some nice long orange legs. And that is birds are from the Falkland Islands, where there's no native trees. So they spend most of their life on the ground. As you can see, he is very, very comfortable. They actually don't have any natural predators. So even in the wild, they've also realized that they can go into burrows and trap the little mammals that live inside and have. Perfect. Good job. Everybody inside, everyone? Go on. Now, a few rules before we start. Do you guys see that T-shaped perch over there? So that's the finish line. So the first group to touch that is the winner. Now, second, we're going to create an invisible line between me and that perch. You're going to stay on this side, and the birds are going to stay on this side. Now, what about our black vultures? चप्पल खेलतो On your mark, get set, go! Run, run, run. भालो छोटे And they definitely won that one. Good job, guys. Round of applause for everyone. Now we are going to simulate her prey because she primarily eats aerial prey. So we're going to have our trainer simulate that with a lure that looks a lot like a bird. So Cleo is... बहुत छोटा Armadillos are insectivores, meaning they love to snack on insects. These guys insect completely introduced into subtropical Floridian ecosystems. They were introduced through the pet trade as well as pet owners releasing for environmentally. कागड़ो So here is an African pie crow, and that's the common crow species you would see out and about around Africa. But very similar to his North American counterparts, he does have a bit of a poor reputation for being gross or disgusting. And that's just because we often see crows along our roadsides feeding on garbage and roadkill. खाली ऊपर Of course, वाइट this ऐसे बोले reputation नाम could अलग not be more wrong. Pagda. Crows are just one example of a very intense behind. He's working to help eliminate harmful germs, bacteria, and diseases from the environment as well, keeping us nice and healthy and the rest of the animals in the ecosystem. The Crow Joseph parting message today is to always jump back on our planet, and out of that, only 3 feed on blood. The rest are insectivores or frugivores, just like Dewey is himself. এত বড় That দেখিনি means that Dewey feeds on pollen, flowers, এটা আমরা and what other animal is super important? No need to fear for Ava's safety as she's carrying Zippo around the front, because Zippo is a non-venomous और गाइस इसके साथ हमारा अफ्रीकन लाइन सफारी का पूरा डे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑनेस्टली अगर आप अपने फैमिली के साथ टोरंटो के आसपास रहते हो तो यहाँ एक फुल डे फैमिली ट्रिप इजीली प्लान किया जा सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि आप घर से अपना खाना भी लेकर आ सकते हो और यहाँ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर बैठकर खा सकते हो। यहाँ कैफेटेरिया भी है, तो आप मॉर्निंग में सफारी स्टार्ट करके एनिमल्स देख सकते हो, बोट राइड कर सकते हो, लंच कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज है। मतलब एक ही जगह पे पूरा दिन कंफर्टेबली स्पेंड हो सकता है। तो गाइस यह था हमारा अफ्रीकन लायन सफारी का कंप्लीट एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस सफारी में सबसे इंटरेस्टिंग एनिमल कौन सा लगा। और अगर आप अफ्रीकन लायन सफारी जाने का प्लान बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन और टिकट वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।